Hello students, today we are going to continue the lesson of history of class 8, lesson 3rd, ruler life under the British rule. फर्स्ट पार्ट हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ लिया था, सेकंड पार्ट हम आज पढ़ेंगे इस वीडियो में। आज का टॉपिक है द प्रॉब्लम विथ रेवेन्यू कलेक्शन। हमने फर्स्ट पैरा में देखा था कि ब्रिटिशर्स को एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए रिवेन्यू कलेक्शन की नीड होने लगी, पर रिवेन्यू कलेक्शन में कुछ प्रॉब्लम्स भी आने लगे। वह रिवेन्यू कलेक्शन का उन्हें अधिकार तो मिल गया था, उन्हें दीवानी अधिकार मिल गया था, ठीक है, पर वह रिवेन्यू कलेक्शन करते थे तो उसमें बहुत सारे इश्यूज आने लगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगी। द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज द ट्रेडिंग कंसर्न बट इट हैड acquired the right of collection revenue। ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक संस्था थी, लेकिन उनके राजस्व संग्रह यानी कि रिवेन्यू कलेक्शन का अधिकार भी उन्हें प्राप्त हो गया था। उन्होंने प्राप्त कर लिया था यह अधिकार रिवेन्यू कलेक्शन का। कंपनी रिवेन्यू कलेक्शन की व्यवस्था नहीं करना चाहती। इसका मुख्य कारण था कि रिवेन्यू कलेक्शन को वह मैक्सिमाइज रिवेन्यू कलेक्शन यानी कि वह उच्चतम बनाना चाहती थी, लेकिन बंगाल की अर्थव्यवस्था में गिरावट यानी कि जो बंगाल की इकोनॉमी थी वह गिरने लगी, बंगाल की अर्थव्यवस्था गिरने लगी। किसान अपने कर्ज चुकाने में असमर्थ थे। आर्टिसन could not earn their living home because they had to sell their goods at power price to the company। यानी कि आर्टिशन जो थे वो अपनी आजीविका तक नहीं कमा पा रहे थे, क्योंकि उन्हें अपने सामान जितने भी उनका सामान रहता था सेलिंग करने के लिए कंपनी को कम कीमत पर बेचना पड़ता था। कृषि उत्पादन में भी कमी आ रही थी। इसके अलावा बंगाल में विनाशकारी अकाल पड़ गया था, भयानक अकाल पड़ गया था जिसमें 1/3 आबादी नष्ट हो गई थी। इसका मुख्य कारण है ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों की अंतर्दृष्टि में अभाव। कंपनी सिर्फ अपने काम में दिलचस्पी देती थी, अपने रिवेन्यू कलेक्शन में ही सिर्फ इंटरेस्टेड थी, जिसके वजह से बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था बंगाल को। नाउ द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर यानी कि एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट कैसे किया जाए, सुधार कैसे किया जाए, क्योंकि एग्रीकल्चर में कृषि उत्पादन में बहुत क्षति हो चुकी थी। रिवेन्यू कलेक्शन वाज द मेन इंटेंशन ऑफ द रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। रूरल एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए रिवेन्यू कलेक्शन बहुत मुख्य कारण था। सिंस दिस वॉज डायरेक्टली रिलेटेड टू एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, जो कि एग्रीकल्चर से पूरा हो सकता था। उनकी ब्रिटिशर्स की जो भी नीड थी रिवेन्यू कलेक्शन के लिए वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से ही पूरी हो सकती थी। इट वॉज इम्परेटिव दैट स्टेप नीडेड टू बी टेकन अ इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, और जिसके लिए ज़रूरी था कि इसलिए यह जरूरी था कि कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। भूमि में निवेश को प्रोत्साहन देना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए अस्थायी समझौता अधिकार लागू किया गया, यानी कि परमानेंट सेटलमेंट एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस, यानी कि अस्थायी समझौता अधिनियम लागू किया गया था। Now what is परमानेंट सेटलमेंट एक्ट? सो आप लोग को यहाँ बताया गया है what is परमानेंट सेटलमेंट एक्ट। लॉर्ड कॉर्नवालिस is introduced a permanent settlement in 1793 in Bengal, Bihar and Orissa। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अस्थायी समझौता यानी कि परमानेंट सेटलमेंट एक्ट लागू किया। अंग्रेजों को आशा थी कि इस समझौते से अनेक उद्देश्य प्राप्त होंगे, उनके जो भी उद्देश्य थे वो पूरे होंगे। वे राजस्व संग्रह यानी कि रिवेन्यू कलेक्शन में अचीवमेंट उन्हें मिलेगा। यह भी राजस्व की एक न्यूनतम राशि सुनिश्चित करना चाहते थे। साथ ही वे एक ऐसी प्रणाली चाहते थे जिसने कंपनी के अधिकारियों की देखरेख कम हो। इसके अलावा वे यानी कि वो जमींदारों से भी जुड़ना चाहते थे। इसे जमींदारी प्रथा भी कहते हैं। सो इट वॉज कॉल्ड जमींदारी सिस्टम, इसे जमींदारी प्रथा भी कहते हैं। अंडर दिस सिस्टम द लैंडलॉर्ड्स, द जमींदार्स वर एब्सोल्यूट ओनर्स ऑफ द लैंड, यानी कि इस सिस्टम के अंतर्गत
जो भी लैंड होगा उसका ओनर जमींदार ही होता था और किसानों को अपनी ज़मीन पर एज अ रेंट यानी कि किराएदार की तरह रखा जाता था और जिसके लैंडलॉर्ड जमींदार ही कहलाते थे। शॉर्टकमिंग ऑफ दिस सिस्टम यानी कि इस प्रणाली में कमी, यह प्रथा किसानों और कुछ जमींदारों के लिए बहुत हानिकारक सिद्ध हुई। इससे जमींदारों द्वारा किसानों के शोषण को बढ़ावा मिला क्योंकि उन्होंने अपने लाभ में वृद्धि की कोशिश की। किसान जमींदारों को किराया देने के लिए कर्ज देने वाले महाजनों पर निर्भर थे। वे अगर लगान न दे सके तो उन्हें अपने पैतृक जमीन यानी कि पहले की जितने भी ज़मीनें उनकी खुद की थीं पैतृक जमीन से बेदखल कर दिया गया। जमींदार भी शक्तिशाली हो गए। उनके लिए ज़मीन सुधारने या खेती की बेहतर तकनीकी का इस्तेमाल करने का कोई प्रोत्साहन नहीं था। उन्हें ज़मीन में निवेश करने में कोई दिलचस्पी नहीं। द कंपनी फॉलोड अ वेरी रिजिड पॉलिसी इन एक्वायरिंग लैंड रेवेन्यू ऑल्सो द टैक्स collectors of the company refused any concession during the time of famines, drought or any other natural calamity। यानी कि कंपनी ने ज़मीन के राजस्व की प्राप्ति में कठोर नीति का पालन किया। कंपनी टैक्स कलेक्ट नहीं कर पा रही थी क्योंकि उस टाइम सूखा, अकाल और प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसी भी प्रकार की रियायत देने से इनकार कर दिया था किसानों को। बहुत से जमींदार समय पर अंग्रेज़ों के द्वारा मांगे गए राजस्व का भुगतान करने में असमर्थ हैं यानी कि रिवेन्यू देने में असमर्थ हैं और इसके फलस्वरूप उनकी ज़मीन भी डैमेज हो गई, उनकी ज़मीन डैमेज हो गई क्योंकि अंग्रेज़ों की प्रारंभिक राजस्व मांग बहुत अधिक थी। इन ज़मीनों पर फिर नीलामी किया गया। बाद में 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में भी परिस्थितियां बदल गई थी। बहुत सारे चेंजेस आ चुके थे। कृषि में सुधार हो गया था, जमींदारों की आय में वृद्धि हुई, लेकिन कंपनी का राजस्व अस्थायी रूप से अस्थायी होने के कारण लाभ नहीं हुआ।